दोस्तों जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे चीन के विषय में। और चीन के विषय में क्योंकि बहुत सारे भ्रांतियां हमारे मन में हैं, हमारे मस्तिष्क में हैं, जिससे हम चीन को बहुत मजबूत समझते हैं, जबकि किसी की भी मजबूती और कमजोरी जो होती है वह डिपेंड करती है कि उसकी आंतरिक मजबूती क्या है, उसकी आंतरिक समस्याएं क्या हैं और वह देश एकजुट कितना है। अब थोड़ा से विषय हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा चाइना के विषय में, क्योंकि चाइना के विषय में हम सबको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा देश है, लाल कम्युनिस्ट देश है, अंदर से बहुत खुश है, खूब समृद्धि है, खूब पैसा है और उस पैसे के बल पर, उस समृद्धि के बल पर वह देश एकजुट है और उसको परास्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। और वास्तविकता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारे जो मन में चीन के विषय में भाव बना हुआ है, ये सब विषय हम सोचते हैं, वह इसलिए है क्योंकि चाइना से आउटफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती। और जो लोग चाइना विजिट करने भी जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? बीजिंग जाएंगे, ग्वांगझोउ जाएंगे या दूसरे बड़े शहर में जाएंगे, तो वे जो हकीकत देखते हैं चीन उससे परे है, वो तो एक भ्रम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना की जो 90% पॉपुलेशन है, ये बात सच है कि वो हान चाइनीज लोग हैं। देखिए, चाइना सब एक जैसा नहीं, इतना बड़ा जो हमको लैंड मास दिखता है उसमें बहुत सारी लगभग 57 उसमें माइनॉरिटीज हैं, जिसको वो माइनॉरिटी कहते हैं, जो जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ माइनॉरिटी एक्सेप्ट करता है। उसमें ये बात सच है कि हान चाइनीज जो हैं, जो कि मेनलैंड चाइना जिसको कह सकते हैं या हार्टलैंड चाइना हम जिसको कह सकते हैं, उसका केंद्र बनाते हैं, जिसका मूल बनाते हैं, वो हान चाइनीज रेस है। और बेसिकली ये लोग या तो टाओइज्म को मानते हैं, क्योंकि ये बुद्धिज्म के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अभी रिलीजियस एस्पेक्ट को भी हम हटा दें कि कन्फ्यूशियस क्या है, या वो एक अलग बहस हो जाएगी। टाओइज्म क्या है, इनमें बुद्धिज्म से क्या मिलता है और बुद्धिज्म से क्या डिफरेंट है, एक वो अलग बहस हो जाएगी। लेकिन हम अभी नस्ली आधार पर बात करें, ऐतिहासिक रूप से बात करें, तो चीन के जो हान चाइनीज लोग हैं वह उसकी जनसंख्या का 90% तो बनाते हैं। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो केवल 1/3, 1/3 ही चीन का जो लैंड मास है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब 2/3 जो चीन है वह मेजोरिटी पॉपुलेशन जो हान चाइनीज है उसका नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीन के अंदर हम हार्टलैंड में जाएं तो चीन की जो हार्टलैंड जिसको हम कहते हैं, जो हान चाइनीज की बनती है, उसकी 18 प्रोविंसेस हैं, 18 राज्य हैं चीन के, जो हान चाइनीज हार्टलैंड कहा जा सकती है। मैं आपको एक के बाद इनके नाम लेता हूं। अनहुआई, चिली, फुजियान, गनशू, गैंगडोंग, गुइहू, हिबाई, हिनान, जिल्ली, हुनान, जैनसू, जेंगशाई, शांक्षी, सांक्षी, सेंगोंग, सिचुआन, यूनान और जीजियांग। ये 18 प्रोविंसेस हैं जो कि हान चाइनीज समूह से बनी है, हान चाइनीज नस्ल का केंद्र है, जो कि 90% जनसंख्या तो बना लेते हैं चाइना की, लेकिन केवल 1/3 लैंडस्केप का पार्ट है। और यदि आप चीन का देखेंगे तो चीन में जो विस्तृत डेवलपमेंट हुआ है वह इसी 1/3 क्षेत्रफल में हुआ है, जो कि हान चाइनीज रेस का बना है, जो कि 18 प्रोविंसेस है। लेकिन आप 2/3 जो चीन है वह बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, अविकसित है। और ऐसा लगता है कि चाइना ने जानबूझ के उसको अविकसित कर रखा है। अब मैं आपको दूसरे प्रोविंसेस के नाम बताता हूं जो कि बेसिकली अनडेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे हिलोंगजिंग, जीलिन, लायोनिन, इनर मंगोलिया जिसको चाइना में निया मंगोल कहते हैं, जिंगजियांग की बात तो हर कोई बहुत करता है, क्योंकि जिस प्रकार के वहां अत्याचार हो रहे हैं तो वह काफी ज्यादा न्यूज
में रहता है, न्यू सेंट्रिक है, लेकिन बाकी उसकी जो प्रोविंसेस उसकी बात नहीं होती। ग्वांजाई, निंगजिंग, ये जो प्रोविंसेस हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, और यहां पर अंदर से चीन का जो आंतरिक विरोध है वह बहुत ज्यादा है। अब हम एक के बाद एक चीन के जो ये क्षेत्रफल हैं जहां चीन ने जिनको अविकसित करके रखा है, जिसमें चीन के खिलाफ विरोध है, जहां हैन चाइनीज जो लोग हैं वो वहां के हैन नस्ल नहीं है, उनके विषय में एक एक करके हम बात करेंगे। और जो वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट का OROB जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वह भी वास्तव में इसीलिए किया गया है ताकि इनको कम्युनिकेट कर सके, इन पूरे क्षेत्रफल को जोड़ सके, ताकि चीन का बिखराव नहीं हो। उसमें वो बात तो बहुत सारी करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके मूल में आ जाएंगे तो चीन अपने आप को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए OROB जो प्रोजेक्ट है शी जिनपिंग का, वह उनके केंद्र में है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नियर मंगोल की, इनर मंगोलिया जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। इनर मंगोलिया वास्तव में क्या है? देखिए, वास्तव में इनर मंगोलिया नाम की कोई चीज है नहीं। इनर मंगोलिया जो है वह मूल मंगोलिया देश ही है, और जो चीन की जो विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी, उसको बनाने के पीछे जो रीजन था वह था जो हैन चाइनीज किंगडम्स हैं, जो हैन चाइनीज लोगों के जो राज्य हैं, उनको मंगोल जो आक्रमणकारी होते थे, चंगेज खान हुए या चंगेज खान के जो वंशज हुए या उनसे जो पहले के थे, उनसे बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नॉर्थ में जो कुछ भी है वह मंगोलिया है। लेकिन हुआ क्या कि जब क्विंग डायनेस्टी थी चीन की, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था एक तरह से कह सकते हैं, क्विंग डायनेस्टी का जब पतन 1911 में होता है, तब मंगोलिया एक अलग देश बनना चाहता है, और एक खानेट जिसको कहते हैं, खानेट बनाई जाती है बोर्ड खान, जो कि चंगेज खान के वंशज थे, उनके द्वारा। अब इसमें जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है राजवंश में, उसके कारण कुछ जो उनके सहयोगी होते हैं, जो मंगोलाइट्स होते हैं, वह बीजिंग से समर्थन लेना शुरू करते हैं। अब ये हमको याद रखना चाहिए कि उस समय का बीजिंग जो था वह चीन की सत्ता का केंद्र नहीं हुआ करता था, लेकिन फाइनली जब वह बीजिंग से समर्थन लेते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वह उस एक क्षेत्रफल विशेष को, जो कि मंगोलिया का पार्ट था, उसको अपने सब्जुगेट करने में कामयाब हो जाती है, और वहां एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाता है जिसको नी मंगोल कहते हैं या फिर इनर मंगोलिया कहते हैं। तो वो नस्ल भी अलग है, वे लोग पावर के बल पर, शक्ति के बल पर जोड़े गए हैं, वास्तव में वह मंगोल है। उसके बाद क्या किया चीन ने कि वहां पर डेमोग्राफिक चेंज करना शुरू किया कि वो जो रीजन था बेसिकली इनर मंगोलिया का, वहां की जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहां पर जितने बड़े शहर थे वहां से मूल मंगोल लोगों को बाहर करना शुरू करते हैं ये, और फिर अपने जो हैन चाइनीज लोग हैं उनको वहां पर बसावट शुरू करते हैं। फिर दूसरा एक और प्रांत है चीन का जिसको कहते हैं ग्वांगजाई। ग्वांगजाई बेसिकली साउथ चाइना में है, और यह वियतनाम से बॉर्डरिंग एरिया में आता है। और यदि हम ग्वांगजाई की बात करें तो ग्वांगजाई को जो क्विंग डायनेस्टी थी चाइना की 1726 तक इंडिपेंडेंट स्टेट मानती थी। उसके बाद जब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया तो 1885 तक कांस्टेंट वहां पर रिवोल्ट चलते रहे, वहां पर ब्लड बाथ होता रहा। और जब क्विंग डायनेस्टी 1911 में कोलैप्स होती है तो ग्वांगजाई जो है वह अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद क्या होता है, 1929 में बसाई अपराइजिंग, जिनको यूजियांग रॉइट्स भी कहते हैं, यूजियांग के दंगे भी कहते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा इग्नाइट किए जाते हैं। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड होता है वो कौन होता है पता है आपको? डेन जाओपिंग। डेन जाओपिंग ये वही व्यक्ति है जो बाद में चाइनीज प्रीमियर बनता है। डेन जाओपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनता है माओ के बाद। और
यही व्यक्ति है जिसने चाइना का आर्थिक विकास भी किया। ये वह व्यक्ति है जिसके बहुत सारे कथन हैं, जिसने यहां तक यह भी कहा है कि जब उससे पूछा गया कि अब चाइना क्या, चूंकि वह एक तरह से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा था विकास के नाम पर, तो क्या चाइना कम रेड होता जा रहा है, क्या चाइना का लाल रंग कम होता जा रहा है? तो डेंग जाओपिंग का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, वो कहता है कि बिल्ली चाहे सफेद हो या काली, जब तक वो चूहा पकड़ती है तो तब तक बिल्ली ही रहती है। वो कम्युनिज्म के विषय में कहता है। तो ये डेंग जाओपिंग के नेतृत्व में गोंजाई को एक तरह से अनेक्स किया गया, लेकिन आज भी उसको ऑटोनोमस रीजन देना पड़ा है, बनाना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप ऑटोनोमस रीजन किसी भी रीजन को तभी बनाओगे जब वहां की जनता आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपसे इत्तेफाक नहीं रखती है। फिर जिनजियांग की हम बात करें तो देखिए, जिनजियांग की बात बहुत कुछ हम सब जानते हैं, क्योंकि जिनजियांग जो है ये एकमात्र ऐसी टेरिटरी है चीन की जो हांगकांग के बाद या हांगकांग की इतनी ही न्यूज में रहती है, न्यूज सेंट्रिक रहती है, क्योंकि जिस तरह से वहां के जो उइगर मुसलमान हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या जीनोसाइड हो रहा है, उनको कैंप्स में रखा जा रहा है, तो ये मीडिया का बिल्कुल केंद्र में रहती है उसकी न्यूज। हालांकि चीन के अंदर एक तरह से इंफॉर्मेशन की भी एक ग्रेट वॉल है, लेकिन आज के युग में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो निकल ही जाती है। बीच में बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकले थे जिसमें सीधे सीधे शी जिनपिंग के आदेश थे कि किस तरह से इन लोगों को दबाना है। अब आप ये थोड़ा सा ये जिनजियांग के बारे में बात करें तो जिनजियांग जो है वहां के लोग जो है वो भी हैन चाइनीज नहीं है, बल्कि ये अलग नस्ल है। और यह जो नस्ल है बेसिकली कॉकेशियन नस्ल है जो टर्किश मंगोल ओरिजिन की है। और टर्किश मंगोल ओरिजिन की होने की वजह से ये चीनी नस्ल से कल्चरली भी डिफरेंट है और नस्ली आधार पर भी डिफरेंट है। और वास्तव में यह जो जिनजियांग का एरिया है वह कभी भी चीन का हिस्सा कभी नहीं रहा। ये तो जो क्विन डायनेस्टी थी उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया, और जबरदस्ती कब्जा करने के बाद उसने वही सब कुछ किया था उस समय भी जो कि आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कर रही है। क्या कर रही है? उन्होंने क्या किया था कि डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। उइगर जो लोग हैं, उइगर लोगों को जो बड़े शहर से भगा दिया जाए, हटा दिया जाए और उनकी जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए हैन चाइनीज को। ऐसा करने से क्या होता है कि बड़े शहर जो होते हैं वो हमेशा कोई भी देश की शक्ति का केंद्र होते हैं। तो वहां से जब आप स्थानीय लोगों को हटा देंगे जो आपके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं या आपके नहीं मानते, अपने आप को आपका नहीं मानते, और उनकी जगह आप अपनी नस्ल के लोगों को बसा देंगे, तो आप सत्ता के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर अपना एक अधिकार जमा लेते हैं। यही काम वहां का इंपीरियल चाइना ने भी किया था और यही काम आज की कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही है। लेकिन आप यदि जिनजियांग की बात करें तो जिनजियांग का संपर्क मुगल कालीन भारत से कई गुना ज्यादा था बनिस्बत कि चीन ने कभी भी बनाया हो या आज भी बनाया हो। इतने मधुर संबंध थे जितने कभी भी इतिहास में चीन के साथ नहीं रहे। और ये लोग जो आपको कहते हैं ना, ये अपनी मातृभूमि को कहते हैं जिनजियांग नहीं कहते, ये कहते हैं ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, ये ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं अपनी मातृभूमि को। और यह जो है इनकी नस्ली पहचान है, राष्ट्रीय पहचान है, ना कि प्रांतीय पहचान है। जहां तक आप ओल्ड जो पुराना इंग्लिश लिटरेचर था उसमें भी आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो उसको चाइनीज तुर्किस्तान कहा जाता था, वो कभी भी चीन नहीं कहा गया। फिर हम बात करें निंगजाई की। अब ये निंगजाई जो है ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट में है और बिल्कुल लगा हुआ है चीन की जो बड़ी दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको कहते हैं, उससे बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्रफल है। और यहाँ की जो नस्ल है उसको कहते हैं हुई लोग। ये हुई पीपल की लैंड है, उनकी मातृभूमि है। यह भी हैन चाइनीज लोगों की नहीं है। और हुई जो लोग हैं, हुई प्रजाति जो लोगों की है, ये जो 56 किस्म की एथनिक माइनॉरिटीज चीन के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें हुई भी आते हैं। और जो इंपीरियल चाइना था वह इस
क्षेत्रफल को उपयोग करता था अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट को रखने के लिए, ताकि जो मंगोलिया से जो आक्रमण होते थे उनको चेक कर सके। और इसको बाद में जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी ने एनेक्स किया, एनेक्स करके इसको उन्होंने 1954 में कोशिश किया कि जो उनकी हैन प्रोविंस है गेंशु का अंग बना दिया जाए, उससे मिला दिया जाए, लेकिन वह भी सार्थक नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 1958 में, क्योंकि जो लोग हैं वह हैन नहीं है, ये हुई लोग हैं, ये गंशऊ से मिलते जुलते नहीं है, तो फाइनली 1958 में इनको उसे ऑटोनोमस रीजन की तरह डिक्लेयर करना पड़ा। तो आप देखिए कि एको चाइना का जो क्षेत्र है वह चीन के साथ रहने के काबिल भी नहीं है, ना रहना चाहता है, इसीलिए आप उसको कभी किसी राज्य में डालते हो, कभी उसको ऑटोनोमस करते हो, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से नस्ली आधार पर कल्चरली वो चाइना का अंग नहीं है। फिर बात करते हैं तिब्बत की। देखिए तिब्बत की जो कहानी है हम ज्यादा जानते हैं दुनिया के दूसरे देशों से, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं संबंध रहा है। आज भी चाहे जो तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट हो, चाहे दलाई लामा हो, ये भारत में बेस्ड है, धर्मशाला में बेस्ड हैं, और हम उसकी एक्साइल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन तिब्बत की भी जो कहानी है ना, चीनी विस्तारवादी नीति का एक बहुत जीवंत उदाहरण है। चीन ने जैसे ही तिब्बत को पर कब्जा किया, उसको दो भाग में बांट दिया। एक भाग तो है जिसको वो कहता है ज़ीचेंग, जिसमें वहां की कैपिटल जो लासा है, जिसको एक्साइल गवर्नमेंट जो है वह अपनी कैपिटल बनाना चाहती है अपने फ्यूचर देश की, वह आती है। और दूसरा है क्विनहाई। अब ये क्विनहाई क्यों बांटा गया है? क्योंकि क्विनहाई का जो एरिया है, यह जो हैन चाइनीज की जो हार्टलैंड है उसके पास में आता है, उससे लगा हुआ है, उसका नहीं है लेकिन उससे लगा हुआ है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसको तिब्बत को दो भाग में बांट दिया। हालांकि जो एक्साइल में जो गवर्नमेंट है जो भारत में है, एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत जो है, वह दोनों को मिलाकर अपना नक्शा प्रस्तुत करती है और लासा को तिब्बत की राजधानी मानती है। अब आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकली नक्शे देखें तो नेचुरली यदि नेचुरल ज्योग्राफिकली हम बात करें तो जो तिब्बत की जो अप्रोच है वो हमारे जो लद्दाख है और अक्साई चीन वाला क्षेत्र है उससे नेचुरल अप्रोच है, आसान अप्रोच है। कंपेयर उसको जो जिनहाई जो एरिया है चीन से लगा हुआ, उसके कोई भी क्षेत्रफल से आप देख ले तो वहां से अप्रोच बड़ी मुश्किल है। ये एक अलग बात है कि चीन ने अब रेलवे बना दी है लासा तक की, वो सब कुछ किया है, लेकिन आप नेचुरली बॉर्डर्स की बात करें, नेचुरल ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की बात करें तो चीन की अप्रोच भी उससे ज्योग्राफिक नहीं बैठती है, यह तिब्बत से बैठती है। और यही जो नेचुरल ज्योग्राफिकल अप्रोच है उसी के कारण भारत से बौद्ध धर्म तिब्बत गया। देखिए बौद्धों में और चीनियों में एक और बड़ा अंतर है, वो हम किसी दिन और बात करेंगे कि ये लोग जो है चीनी मूल के लोग, चाहे अपने आप को नास्तिक आज कहते हो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में, लेकिन ये बेसिकली या तो टोइज्म को मानते हैं या दूसरे इजम्स को मानते हैं, बुद्धिज्म को नहीं मानते। इनमें कन्फ्यूशियस हुआ या फिर टोइज्म हुआ, इसमें बुद्धिज्म से कुछ चीजें मिलती जरूर हैं लेकिन सब कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। और ये जो तिब्बत का क्षेत्रफल है, आप मान के चले कि तिब्बत इतना बड़ा है कि जो हार्टलैंड चाइना है उसका 50% से ज्यादा क्षेत्रफल तो तिब्बत अकेला बनाता है। तो एक तरफ आप इनके 18 प्रोविंस कर दे और एक तरफ तिब्बत कर दे, और तिब्बत जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वालों का है, ना कि कन्फ्यूशियस को या टोइज्म को मानने वालों का है। और जिस दिन चाइना ब्रेकअप होगा, जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी का रूल जाएगा, तिब्बत हुआ, इनर मंगोलिया हुआ, जिनजियांग हुआ, ये सबसे पहले टूट के एक नए देश बनेंगे, क्योंकि इनका मन भी चीन के साथ नहीं है, तो चीन की शक्ति में दबे हुए हैं और इसलिए मजबूरी के साथ उनके साथ है। अब बात करें अर्स्टवाइल मंचूरिया, जो पहले जिस क्षेत्रफल को मंचूरिया कहा जाता था उसके विषय में, जिस पर चाइना का कब्जा है आज की तारीख में। अब ये मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है ना, ये बिल्कुल जस्ट नॉर्थ है कोरियन पेनिनसुला। आप देखेंगे कोरिया की कोरियन पेनिनसुला, जहां नॉर्थ में आता है नॉर्थ कोरिया, साउथ में आता है साउथ कोरिया,
उससे बिल्कुल लगा हुआ जो क्षेत्र है ये मंचूरिया वाला क्षेत्र आता है। और ये भी जो है यहाँ पे चीनी नस्ल के लोग नहीं है, हैन चाइनीज नस्ल के लोगों की मातृभूमि नहीं है। इसमें प्रमुखता से 3 प्रांत हैं। सबसे बड़ा जो प्रांत आता है ये आता है हियरलोंगलिंग, फिर उसके बाद है जीलिंग, और तीसरा जो प्रांत है वह है लियोनिंग। अब हम बात करें सबसे पहले हियोलोंगजिंग की, तो हियोलोंगजिंग जो है वहां पर बेसिकली मंगोल डोंगू लोग रहते हैं, ना कि हैन चाइनीज लोग हैं। ये जो मंगोल डोंगू लोग हैं ये मंगोलिया की नस्ल से आए हुए लोग हैं। मंगोलिया और कोरिया का आप मिश्रण एक तरह से मान सकते हो, लेकिन अपने इतिहास के अधिकांश समय यह जो क्षेत्र था, यह जो राज्य कह दें उसको, यहाँ पर हैन चाइनीज लोगों का आना भी या निकलना भी एक तरह से अलाउड नहीं था, क्योंकि वो जो किंगडम थी इतनी स्ट्रांग थी कि और हैन चाइनीज लोगों के लिए नो गो एरिया था एक तरह से ये वाला। और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है अर्स्टवाइल मंचूरिया का जो क्षेत्र है उसमें। फिर उसके बाद है जीलिन, जो जीलिन है यह भी चाइनीज लोग नहीं है। फिर उसके बाद आता है लियोनिन। लियोनिन बेसिकली पूरी तरह से कोरियन लोगों का क्षेत्र है, बहुत अविकसित क्षेत्र रखा है चाइना ने, और यह बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का जो क्षेत्र सीमा है उससे लगा हुआ क्षेत्र है। अब ये अर्स्टवाइल मंचूरिया के जो तीनों प्रोविंस है, इनका आप इतिहास उठाकर देखें तो ये इतिहास मूल्यता जो है ये चीन के पास कैसे आए। देखिए, या तो ये चीन को सोवियत संघ ने गिफ्ट किया था स्टालिन ने, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट किया था इनको एनेक्स करने में सोवियत यूनियन और स्टालिन के द्वारा। और वो क्यों किया गया था वो आपको उसके भी हम जाएं उसके इतिहास में, तो यह जितने भी अर्स्टवाइल मंचूरिया के एरियाज थे यह कॉलोनीज थे, इंपीरियल कॉलोनीज थे इंपीरियल जापान के। और द्वितीय विश्व युद्ध में यहां पर खूब लड़ाई हुई थी रशियन फोर्सेस, सोवियत फोर्सेस और जापानियों के मध्य। और जब यूएसएसआर ने जापान से इन कॉलोनीज को जीत लिया तो उन्होंने माओ को दे दिया, क्योंकि माओ भी कम्युनिस्ट थे, स्टालिन भी कम्युनिस्ट थे। तो इस तरह से ये इतना बड़ा जो 3 प्रांत हैं जो अर्स्टवाइल मंचूरिया जिसको पहले कहते थे, तो मंचूरिया वाले क्षेत्र के ये चाइना की गोद में आ गए। फिर हम बात करें हांगकांग की। हांगकांग, यह बात सच है कि हांगकांग मूल्यतः हैन चाइनीज 90% से ज्यादा चीनी लोग बसे हुए हैं वहां पर, लेकिन हांगकांग का जो हस्तांतरण चीन के पास यूनाइटेड किंगडम से हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन ने किया था, वो 1997 में किया था। अब हांगकांग के लोगों ने आजादी का मजा ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के राज्य में चख लिया है। तो अब वे चाहते नहीं है कि चीन के जिस प्रकार से आयरन फिस्ट है उसके साथ रहें। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन वहां पर हांगकांग उबल रहा है। लाखों की तादाद में लोग जो कर्फ्यू है उसको डिनाई करके सड़क पे आ जाते हैं, चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो हांगकांग भी नहीं चाहता चीन के साथ रहना। ताइवान के विषय में हम सब जानते हैं कि ताइवान को चीन क्लेम करता है, लेकिन वहां का पूरा शासन अलग है। अभी जो चाइना में चुनाव हुए, ताइवान में चुनाव हुए, वापस से जो राष्ट्रपति जीती उनकी जो शपथ समारोह में हमारे यहाँ के 2 सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनको वे उसमें उपस्थित थे। इसमें एक मीनाक्षी लेखी भी हमारी मित्र भी थी। तो अब वहां पर जो प्रस्तुत थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे। डेफिनेटली केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं जा सकते। केंद्र ने अपने नुमाइंदे को नहीं भेजा, लेकिन अपने 2 सांसदों को भेजा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कूटनीतिक मतलब क्या हुआ, क्या संदेश जाता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जो ताइवान है वहां भी चीनी नस्ल के ही लोग रहते हैं, हैन चाइनीज ही हैं वह, लेकिन मेनलैंड कम्युनिस्ट चाइना के साथ नहीं रहना चाहता। तो जिस दिन कम्युनिस्ट शासन गिरेगा तो हो सकता है कि जो चाइना निकले उसको ताइवान भी ज्वाइन कर ले। लेकिन आप ये सोचिए, तो ताइवान तो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये कम्युनिस्ट सत्ता गिरेगी तो
कितने सारे टुकड़े होंगे चीन के। यह स्थिति वही बन जाएगी जो कि सोवियत यूनियन की बनी थी या यूगोस्लाविया की बनी थी, जिसमें से बिखर के स्प्लिंटर की तरह बहुत सारे देश निकले थे। और जिंगजियांग हुआ, तिब्बत हुआ, ये मंचूरिया के जो क्षेत्र हुए, इनर मंगोलिया हुआ, ये तो निकलने में सबसे पहले रहेंगे जो चीन को निकल के अपना एक खुद का देश निर्माण करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास ही अलग रहा है। ये तो संघर्ष कर रहे हैं चीन के साथ। और अब आप सोच सकते हैं कि आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं कि ये गिर जाएगा, ये कम्युनिस्ट शासन कोलैप्स होगा। देखिए, हमने देखा यूएसएसआर कैसे कोलैप्स हुआ। पहले कोई नहीं सोचता था 90s से पहले कि यूएसएसआर कभी गिरेगा, लेकिन गिरा और उसमें से कितने सारे देश अलग अलग होके निकले। कजाकिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ, उसमें रोमेनिया का पोर्शन निकला, उसमें यूक्रेन का एक पोर्शन निकला, लिथुआनिया निकला, तो बहुत सारे देश जैसे उसमें से निकले। और चीन की यदि आप बात करें तो पिछले 100 साल में 3 बार चीन के स्प्लिंटर्स निकले हैं। मैं आपको बताऊं कब कब निकले हैं। 2 बार तो निकले हैं। 2 बार कब निकले? एक तो जब इंपीरियल चाइना को कोलैप्स हुआ 1911 में, तो चीन के बहुत सारे टुकड़े हो गए। उसके बाद जो रिपब्लिकन्स थे, जब रिपब्लिकन्स हारे, जब इनका गृह युद्ध चला, तब उसके बहुत सारे टुकड़े हुए चीन के। अब तीसरी बार हो सकता है जब भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन जाएगा, जब वह गिरेगी तो वापस से स्प्लिंटर्स होंगे और बहुत सारे देश निकलेंगे चाइना के अंदर से। और चाइना मूल्यतः 1/3 वही बचेगा जो 18 प्रोविंस हैन चाइनीज लोगों के हैं। तो और ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जितने भी इस तरह के, एक तरह से कह सकते हैं, जहां लोगों के पास अधिकार नहीं होते हैं, जितने भी इस प्रकार के सत्ता होती है, जहां सत्ता सर्वोपरि होती है, एक व्यक्ति एक दल तक केंद्रित होती है, उनके पास, ऐसे देशों के पास वह लग्जरी नहीं होती जो लोकतांत्रिक देशों के पास होती है कि एक ऐसी सरकार जो अलोकप्रिय सरकार हो, उसको वोट के नाम पर वोट देकर सत्ता से बाहर कर दिया जाए, वह नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप की वजह से भड़बड़ा के गिरता है। जैसे सोवियत संघ में हमने देखा, जैसा हमने यूगोस्लाविया में देखा, टीटो का यूगोस्लाविया को देखे, उसके बाद किस तरह से बाल्कन्स के इतने सारे कंट्रीज निकले, चाहे सर्बिया निकला हो, चाहे बोस्निया निकला हो, चाहे क्रोएशिया निकला हो, एक एक करके, चाहे फिर बाद में मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया निकला हो, तो इतने सारे कंट्रीज उसमें से निकले। ऐसी ही स्थिति बनती है जब एकाधिकार वाली सत्ताएं जो होती हैं, एक दल, एक व्यक्ति की सत्ताएं जब गिरती है भड़बड़ा के, तो पूरा सिस्टम गिर जाता है और कई देश निकलते हैं एक देश के अंदर से। तो चीन का भी वही होना है। वो कब होगा? जिस दिन मनी और मसल में से एक भी चला गया। या तो जिस दिन आर्थिक रूप से चीन गिरेगा तो कम्युनिस्ट शासन गिरेगा, या शक्ति के रूप में चीन गिरेगा तो कम्युनिस्ट शासन गिरेगा। तो देशों में, विशेषकर ऐसे देश जो इस तरह से बनते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, 100 साल टिक जाए बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए कि दुनिया का नक्शा हर 100 साल में लगभग बदलता है। एक अपवाद हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स का, जो 2 सेंचुरी से ज्यादा, 3 सेंचुरी के आसपास जी लिया। क्यों जिया? क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ चल रहा है, इसलिए ताकि, क्योंकि लोगों को दबाया नहीं जा रहा है। वरना ग्रेट ब्रिटेन को देखें, उससे कितनी सारी कॉलोनीज थी, उसका नक्शा देखते तो उसमें भारत भी आता था 100 साल पहले, उसमें मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज आते थे, आधा अफ्रीका आ जाता था। तो उसका क्या हुआ? भड़बड़ा के गिरा सब कुछ, क्योंकि सत्ता इस तरह से नहीं चलती है। सत्ता जब ऐसे देशों की बिखरती है, जब वो शक्ति कमजोर होती है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ शक्ति ही कमजोर हुई थी, या अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। उस द्वितीय विश्व युद्ध ने ग्रेट ब्रिटेन को दोनों तरफ से मार की थी, फ्रांस पर दोनों तरफ से मार की थी। तो इन देशों के नक्शे बदल गए। यूनाइटेड स्टेट्स चलता रहा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स लोकतांत्रिक रूप से कहीं दूसरे उसकी इतनी ज्यादा कॉलोनीज नहीं थी, इसलिए वह चलता रहा। जापान का नक्शा पूरा बदल गया, जर्मनी का नक्शा पूरा बदल गया द्वितीय विश्व युद्ध में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की का नक्शा पूरा बदल गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी का पूरा नक्शा बदल गया। तो चीन का नक्शा कुछ ही सालों में, कुछ दशकों में बदल जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आवश्यकता है कि हम चीन को समझे, चीन पर अध्ययन करें, तभी हम जो ड्रैगन है उसकी, जिसको मैं कहता हूं कि मगरमच्छ का जो कितना भी ऊपर से
सख्त दिखता है, उसका पेट कमजोर होता, उसके पेट को समझ पाएंगे कि उसकी कमजोरी कहाँ है। जय हिंद, जय भारत।